अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज हम लोग डिस्कस करेंगे अक्टूबर नवंबर 2025 पेपर 1-1। कोशिश यही होगी कि 1 घंटा 50 मिनट से पहले कंप्लीट हो जाए। चलें अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसका पहला सवाल, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द कांस्टेंट के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। बेटा जब भी दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं दिस मीन्स के बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी ग्रेटर देन 0। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए क्या है 3k, बी क्या है k प्लस 8c 3 है। तो आप लोग फौरन से क्या लिखेंगे, सिंस टू रियल डिस्टिंक्ट रूट्स देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर ये पूरा ये सेंटेंस लिखना ज़रूरी है, नहीं। लेकिन अगर आपने ये चीज़ लिख दी और बाकी आपने अगर वर्किंग भी गलत करी है आपको एटलीस्ट 1 नंबर मिल चुका होगा। ये इसलिए लिख के दिखा दिया करो। खैर अब मैं अगर इस पे आऊँ, बी क्या है हमारे पास k प्लस 8 होल स्क्वायर, ए क्या है 3k, सी क्या है 3 ग्रेटर देन 0। बेटा ये बन जाएगा k स्क्वायर प्लस 16k प्लस 64 माइनस 3 3 9 9 4 36 k ग्रेटर देन 0। k स्क्वायर माइनस 20k प्लस 64 ग्रेटर देन 0। अब मुझे पता है कि भाई यह फैक्टराइज हो सकता है कि नहीं, मुझे थोड़ा सा सोचना है मैं यहाँ पे। लेकिन हमेशा मैंने आपको बताया कि जब भी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी फैक्टराइज करके दिखा दो तो वो ज़्यादा बेहतर है। अब अगर मैं वैसे इसको देखूँ अपने कैलकुलेटर में फैक्टर्स इसके अगर मैंने निकालने हैं, मुझे डायरेक्टली एक हेल्प हो जाती है कि भाई मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फैक्टर्स निकाले। कैलकुलेटर में तो आ रहे हैं 16 और 4, दोनों 16 और 4 है। तो मैं कह दूंगा कि भाई ये बन जाएगा k स्क्वायर माइनस 16k माइनस 4k प्लस 64 ग्रेटर देन 0। k माइनस 16 माइनस 4 कॉमन, k माइनस 16 greater than 0. So this becomes what? K minus 4 and K minus 16 greater than 0. क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, सिंपल जैसे हम लोग करते रहे आज तक वैसे ही करेंगे। क्या कि भाई पहले मैंने इसके रूट्स देख लिए। K क्या एक रूट आ रहा है 4 और एक आ रहा है 16 और यहाँ पे बेटा पॉजिटिव k स्क्वायर है, सही है। पॉजिटिव का क्या मतलब है कि यू शेप कर्व है। तो अगर मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बनाऊँ तो ये हमारे पास 4 और 16 है। मैंने कह दिया यहाँ पे हमने बनाया बी स्क्वायर माइनस 4ac, सही है। और एक वैल्यू आई है मेरे पास 4 और एक आई है 16। अब ग्रेटर देन 0 चाहिए। बेटा ये पूरी चीज़ क्या है, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 कब हो रही है, इस रीजन में हो रही है और इस रीजन में हो रही है। तो आपने कह दिया कि भाई इसकी इनइक्वालिटी ब्रेक होके लिखी जाएगी, कंटिन्यूस एरिया नहीं है। तो अब आपकी बेटा जो इसकी इनइक्वालिटी बनेगी वो बनेगी k इज़ ग्रेटर देन 16 एंड k इज़ लेस देन 4। आप इसे ब्रेक करके भी लिख सकते हो और एक साथ भी लिख सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा होता है जब भी टूटी हुई है आपके पास रीजन हो तो ब्रेक करके लिख दो, तो ज़्यादा बेसिक अच्छा लगता है और रिप्रेजेंटेटिव हो जाता है। तो ये हमारे 4 नंबर स्ट्रेट आ गए हैं। अब हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसका अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 देखूं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है द फर्स्ट टर्म ऑफ a एंड कॉमन रेशियो cos थीटा। बेटा आपको पहले बता दिए जीपी है तो आपने पहले जीपी लिखा, डेटा बनाना है। फर्स्ट टर्म a है एंड रेशियो इज cos थीटा। फिर थीटा की डोमेन दे दिए 0 से π/2। ओके, पॉजिटिव होगा भाई क्योंकि cos फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। इट इज़ गिवन दैट सेकेंड टर्म इज 8 एंड द फिफ्थ टर्म इज 1/8। अब बेटा इसका मतलब ये हो गया कि हमारे टर्म्स छोटे हो रहे हैं, विच शोज़ कि ये हमारी एक कन्वर्जेंट सीरीज़ है क्योंकि ये टर्म आपका छोटे पे छोटा होता जा रहा है। अब बात ये है सेकेंड टर्म इन्होंने कह दिया है 8 है, सेकेंड टर्म का मतलब होता है AR और बेटा फिफ्थ टर्म का मतलब होता है AR की पावर 4 विच इज़ 1/8। अब जब हमारे पास बेटा ये चीज़ आ गई तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ भाई AR की पावर 4 को हम लिख सकते हैं AR इंटू R की पावर 3 इज इक्वल टू 1/8। AR की जगह मैं सीधा सीधा 8 लिख सकता हूँ, 8R³ इज इक्वल टू 1/8।
8। तो बेटा आर क्यूब विल बी इक्वल टू 1/64 एंड बेटा फिर आप लेंगे क्यूब रूट 1/64। तो बेटा आर आ गया आपके पास 1/4। यहाँ पे आपके बेटा जब रेशो आ गया पूरा 1/4, आपने फ़ौरन से क्या कहना है कि भाई रेशो 1/4 आ गया, कॉस थीटा इज़ बेसिकली इक्वल टू रेशो, तो रेशो आ गया 1/4। तो थीटा क्या आ रहा है, कॉस इनवर्स ऑफ 1/4। अब इन्होंने वैल्यू ऑफ थीटा मांगी करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब ये अगर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर मांगी और थीटा की जो डोमेन है वो पाई की फॉर्म में, तो आपने अपने कैलकुलेटर का मोड करा रेडियन में, शिफ्ट कॉस इनवर्स ऑफ 1/4। रेडियन में अभी मेरा इत्तेफाक से कैलकुलेटर ऑलरेडी हुआ है रेडियन में, शिफ्ट कॉस इनवर्स 1/4 ब्रैकेट क्लोज। तो आपके साथ आ रहा है 1.318 1.318 है। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में खुद से बोल दिया कि 3 सिग्निफिकेंट में दो, तो आप दोगे 1.32 रेडियंस। थीटा इज इक्वल टू 1.32 रेडियंस। ये थीटा आ गया आपके पास। इसके बाद क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इसका अगला पार्ट, फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ सम टू इन्फिनिटी। बेटा आपके पास रेशो आ चुका है, ठीक है, आपको अब क्या चाहिए, सम टू इन्फिनिटी चाहिए। क्या मेरे पास ए है, नहीं भाई ए तो मौजूद नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता था कि भाई ए आर वॉज इक्वल टू 8 एंड आर आया था हमारा 1/4 इज इक्वल टू 8। तो बेटा आपके फर्स्ट टर्म हो गया 8 4 32। अब आपको चाहिए सम टू इन्फिनिटी। सम टू इन्फिनिटी होता है ए अपॉन 1 माइनस आर, ए की जगह 32, 1 माइनस 1/4। तो बेटा ये आ जाएगा 32 डिवाइड बाय 3/4। तो सम टू इन्फिनिटी आ जाएगा 32 डिवाइड बाय 0.75 विच इज़ 0.28/3। सही है, आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो और आप इसे डेसिमल में भी लिख सकते हो 42.67। वैसे मेरा मशवरा होगा इसको ऐसे ही छोड़ दो, यानी कि आप सम टू इन्फिनिटी 42.7 के बजाय 128/3 लिख दो। मैं अगर इसको सॉल्व कर रहा होता तो मैं ऐसे छोड़ देता, लेकिन अगर फ़र्ज़ करो कोई बच्चा डेसिमल में भी लिखता है, यहाँ पे छोड़ते उसको भी पूरे ही नंबर देंगे, कोई नंबर नहीं काटेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे जाके हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी एंड हो गया है। इसके अलावा इसका और कोई पार्ट है नहीं, सही है, इसका ये पहला पार्ट हो गया और ये इसका दूसरा पार्ट हो गया। सो अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 में हो क्या रहा है आपके पास। अब बेटा इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस द कोफिशिएंट ऑफ x4 इज 216। अच्छा, अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, दो कंपाउंड फंक्शंस आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अच्छा, मज़े क्या, इसमें भी x की पावर 4 वाला टर्म होगा और इसमें भी x की पावर 4 वाला टर्म होगा। इन्होंने कह दिया है कोफिशिएंट ऑफ x4 इज 216। तो मैं एक काम करूँगा, पहले मैं इसका x की पावर 4 वाला देखूँगा और फिर मैं इसका x की पावर 4 वाला करूँगा, सही है। px प्लस 3 रेज़ टू पावर 5, इसका जो x की पावर 4 वाला टर्म आएगा, मैं इसको अगर कंसिडर करूं प्रॉपर लिख के, कंसिडरिंग px प्लस 3 रेज़ टू पावर 5। बेटा देखें, इसका जो फर्स्ट टर्म है, इसका फर्स्ट टर्म है x की पावर 5, फिर सेकंड टर्म होगा x की पावर 4। इसका सेकंड टर्म ही हमारे काम का है, सही है, क्योंकि बेटा एक एक करके a की पावर कम होती जाती है। मुझे इसका टेक्निकली चाहिए सेकंड टर्म। इसका सेकंड टर्म हमारा क्या आएगा, 5c1 px की पावर 4 3 की पावर 1, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 5c1 इज 5p रेज़ टू पावर 4 इंटू 3x4, 5 3 15 p4 x4, ठीक है।
इसका आ गया। अब मैं अगले वाले को देखता हूँ भाई, कंसिडरिंग एक्स क्यूब प्लस पी ओवर एक्स रेज़ टू पावर 4। भाई इसके भी टर्म्स कैसे चलते हैं? फर्स्ट टर्म होगा ए की पावर एन, फिर क्या होता है हमारा बेटा ए की पावर एन माइनस 1, इस पे पावर आ गई 3 और बी के ऊपर पावर 1। तो हमारे पास पहले दो टर्म क्या बने? 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 9 माइनस 1 इज़ 9 माइनस 1 इज़ 8। तो 4 का फ़र्क है, इससे अगला टर्म पावर 4 ले जाएगा, यानी कि इसका मुझे चाहिए थर्ड टर्म। इसका थर्ड टर्म एक्स की पावर 4 में होगा। अब अगर मैं इसका थर्ड टर्म निकालूं तो ये क्या हो जाएगा? 4c2 एक्स क्यूब के ऊपर पावर 4 माइनस 2 पी ओवर एक्स के ऊपर पावर 2। 4c2 इज 6 बेटा, 3 है, 4 माइनस 2 इज 2, 3 2 ज़ा 6, ये हो जाएगा एक्स की पावर 6, ये हो जाएगा पी स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। तो ये बन रहा है आपके पास 6 पी स्क्वायर एक्स की पावर 4। ये हमारे पास दोनों आ गए। अब बात क्या हो रही है कि जब दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ x4 216 है, ठीक है। तो मैंने दोनों को देखा, पहले वाले का 15 p4 x4 माइनस 6 पी स्क्वायर x4 विल बी इक्वल टू 216 x की पावर 4। अच्छा जी, x4 है ये, मैंने x की पावर 4 को कॉमन ले लिया। 15 p4 माइनस 6 पी स्क्वायर इज इक्वल टू 216 x4। x की पावर 4 दोनों साइड पे कैंसिल। अब मेरे पास एक तरह से एक डिस्गाइज्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, सही है। अब डिस्गाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैंने कह दिया भाई लेट ए बी इक्वल टू पी स्क्वायर। डिस्गाइज क्वाड्रेटिक क्यों कह रहा हूँ? 3 टर्म है, पावर का डिफरेंस सेम है, 4 थी पावर पे 2 और फिर पी की पावर 0 हो गई, तो डिस्गाइज क्वाड्रेटिक हो गई। तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन रही है? 15 ए स्क्वायर माइनस 6 ए माइनस 216 इक्वल टू 0। कैलकुलेटर से मैं डायरेक्टली वो करूँगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी अपॉन 2a। अब मेरे पास यहाँ पे कैलकुलेटर से क्या वैल्यूज़ आ रही हैं? मेन्यू ए पॉलिनोमियल 2 15 माइनस 6 माइनस 216। मेरे पास ये वैल्यूज़ आई, एक आई 4 और एक आई माइनस 18/5। सो टेक्निकली ये ए की वैल्यूज़ आई हैं, हमें ए तो चाहिए भी नहीं, हमें तो पी चाहिए। तो मैं कह दूंगा कि भाई पी स्क्वायर की एक वैल्यू है 4 और एक पी स्क्वायर की वैल्यू है माइनस 18/5। हमने इसके साथ जैसे स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए रूट लेते हैं, जब भी खुद से रूट लेते हैं तो प्लस माइनस आता है, सही है। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस 2। अच्छा, जहाँ तक इसकी बात है भाई, रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स आपने अभी तक नहीं पढ़ा, अगले साल पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे एक ही आंसर आ रहा है, पी की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस 2। लेकिन इस क्वेश्चन में इन्होंने एक बात बोली थी, वैल्यू ऑफ द पॉजिटिव कांस्टेंट पी, पॉजिटिव कांस्टेंट। तो पी की तो दोनों वैल्यूज हो सकती हैं, लेकिन आपने सिर्फ एज्यूम कौन सी करनी है? पॉजिटिव 2। तो ये आपका इसका भी आंसर हो गया, इसका और कोई पार्ट इस सवाल का नहीं है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी सिंपली सॉल्व हो गया। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4 ज़रा चेक करें। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास क्या हो रहा है? आपके पास एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी है और इसको कहा है इस फॉर्म में लिखो। तो बेटा ये तो हम कंपेयरिंग से करते हैं, सबसे ज़्यादा आसान रहता है। 1 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस एक्स प्लस बी होल स्क्वायर है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा 1 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2bx माइनस बी स्क्वायर। सबको इज्जत से अगर मैं लिखूँ 1 माइनस 6x
माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी स्क्वायर माइनस 2bx माइनस एक्स स्क्वायर। देखो बेटा, एक्स स्क्वायर को कंपेयर करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई कांस्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ एक्स को कंपेयर करने से होगा। तो आपने कंपेयर करे कोफिशिएंट्स, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स। जैसे आपने बेटा कोफिशिएंट्स को कंपेयर करा तो माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस 2bx, माइनस माइनस कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल, बेटा b की वैल्यू आ गई सीधी सीधी 3। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, कांस्टेंट देखना है। एक तरफ कांस्टेंट 1 है, दूसरी तरफ क्या है, a माइनस बी स्क्वायर है। 1 इज इक्वल टू a माइनस 3 का स्क्वायर। तो बेटा a क्या आ जाएगा, 1 प्लस 9 विच इज़ 10। बेटा a और b दोनों आ गए, तो अब आपका एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, 10 माइनस एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर। अच्छा, वैसे तो इन्होंने जो मांगा है वो आपने कर लिया है, लेकिन अगर मैं इसको एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखता तो कहानी अलग होती। इसका टर्निंग पॉइंट होता -3, 10। खैर अभी उस पर हम जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। अब इन्होंने क्या बात बोली है, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज ट्रांसफॉर्म टू दिस। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये हुआ है। अच्छा, मैं इस y को ऑलरेडी इज्जत से लिख चुका हूँ, और मैंने इसको कैसे लिखा है, माइनस एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 10। चलो भाई, ये चीज़ भी मैंने ऑलरेडी की हुई है। अब एक चीज़ ज़रा आप लोगों को समझनी होगी, इन्होंने आगे क्या बोला है, y मैंने बेटा इस तरह से जानबूझ के लिखा है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल एक्स स्क्वायर इज ट्रांसफॉर्म टू द ग्राफ ऑफ दिस बाय अ रिफ्लेक्शन फॉलोड बाय अ ट्रांसलेशन। पहले रिफ्लेक्शन करिए फिर ट्रांसलेशन करिए। देखो बेटा, रिफ्लेक्शन अगर करते हैं हम लोग, तो हम लोग दो तरह की रिफ्लेक्शन होती है, एक होती है रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस और एक होती है रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस। देखो, अगर मैं करूं, इन्होंने पहले खुद से कहा है कि पहले एक्स स्क्वायर को रिफ्लेक्ट करा है, तो बेटा मैं अगर इसको देखूं तो मैं इसमें ये कह सकता हूं कि अगर इसे रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस करा है तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो गया होगा। फिर उसके बाद फॉलोड बाय अ ट्रांसलेशन। अब यहाँ पे देखो माइनस लिखा हुआ है ना, फॉलोड बाय ट्रांसलेशन, यहाँ पे +3 और यहाँ पे +10 है, यानी कि इसका जो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स होगा वो ये क्या किया होगा, x की जगह इन्होंने फिर क्या करा है, x + 3 लिखा है और फिर टोटल में 10 ऐड करा है, विच मीन्स कि भाई ये रिफ्लेक्शन करी होगी x एक्सिस में, फिर उसके बाद x की जगह अगर x + 3 कर दें, इसका क्या मतलब है कि 3 यूनिट टूवर्ड्स लेफ्ट गए आप। 3 यूनिट टूवर्ड्स लेफ्ट का मतलब है ट्रांसलेशन -3 है, और ये जो +10 है ये बता रहा है 10 यूनिट्स आप वर्टिकली अप गए, तो यहाँ पे ये 10 है, तो m की वैल्यू आ गई -3, n की वैल्यू आ गई 10। तो इन्होंने मांगा भी क्या है, गिव डिटेल्स ऑफ द रिफ्लेक्शन, डिटरमिन द वैल्यूज ऑफ m एंड n। अच्छा, अब इन्होंने डिटेल्स ऑफ रिफ्लेक्शन बोला। अच्छा, कई बच्चों के जहन में ये सवाल भी आ सकता है कि सर हाउ कैन यू से कि यार ये रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस ही है, रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस भी तो हो सकती है। देखो, अगर रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस होता तो खाली x की जगह -x डालते हैं, तो अगर इसको रिफ्लेक्शन से ही स्टार्ट किया होता तो मैंने क्या किया होता, x की जगह -x डाला होता, तो ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर ही रहता, यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं आता। सही है, इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया कि ये रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस है। सबसे पहले हमने क्या कहा, रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस है, followed by a horizontal translation of 3 units towards left। बेटा क्योंकि जब प्लस होता है तो आप लेफ्ट पे जाते हो, माइनस होता है तो राइट पे जाते हैं, ये हॉरिजॉन्टल के अंदर टूवर्ड्स लेफ्ट एंड 10 यूनिट्स वर्टिकली अपवर्ड्स। दैट इज ट्रांसलेशन मैट्रिक्स क्या बन जाएगा आपका, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स आप लिखोगे
-3 एंड 10। क्वेश्चन में m और n मांगा है, तो आपने m की जगह लिख दिया -3, n की जगह लिख दिया 10। ये कहानी सिंपली हो गई। तो देखते हैं इसका और कोई पार्ट है कि नहीं इस सवाल का। इस सवाल का और कोई पार्ट नहीं है। तो ये हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन था और ये आराम से हमने इसको सॉल्व भी कर लिया। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। अब हम लोग अगले सवाल पे मूव होते हैं और हमारा जो अगला सवाल है ये एक आइडेंटिटी है, शो करना है। 10 की पावर 4 और यहाँ पे cos की पावर 4 और cos स्क्वायर है। अच्छा बेटा, मेरे लिए हमेशा आसानी ये रहती है कि 10 को कंसिडर कर लूँ, वो क्योंकि ब्रेक हो जाता है ना आराम से। तो अब अगर मैं इसको कंसिडर करूँ तो ये मेरे पास कहानी बन रही है कंसिडरिंग लेफ्ट हैंड साइड। देखी मैंने बेटा 10 की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ साइन की पावर 4 ओवर कॉस की पावर 4 -1। अब बच्चे पूछते हैं सर यही क्यों करा? क्योंकि देखो जो मैंने प्रूव करना है उसके डिनोमिनेटर में कॉस की पावर 4 है, तो मैं यहाँ पे एलसीएम ले सकता हूँ। फिर उसके बाद ये क्या बन जाएगा बेटा आपके पास? ये बन जाएगा साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा अपॉन कॉस की पावर 4 थीटा। अब अगर फिर फ़र्ज़ करें मैं इसको मज़ीद देखूं, मैं यहाँ पे मुझे फाइनल आंसर, क्योंकि देखो खाली कॉस स्क्वायर में कॉस में चाहिए ना, तो मैं साइन 4 को ऐसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। और बेटा कॉस 4 हमारा क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस 4 थीटा। भाई काम कर लेते हैं हम, एक साइन स्क्वायर की जगह हम लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और एक साइन स्क्वायर को एज इट इज़ रहने देते हैं, क्योंकि देखो मेरे पास न्यूमरेटर में खाली कॉस स्क्वायर ही है। एक कॉस स्क्वायर को एज इट इज़ रहने दिया और एक कॉस स्क्वायर की जगह लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस 4 थीटा। अच्छा, अब जब मैं इन्हें मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बन जाता है क्या? साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस 4 थीटा। यह आ गया। अब मुझे इतना नज़र आ रहा है कि भाई ये और ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो वी आर लेफ्ट विद व्हाट? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस 4 थीटा। बेटा लेकिन क्वेश्चन में जो हमें प्रूफ करना है खाली कॉस स्क्वायर चाहिए, तो मैं साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जो चीज़ हमने प्रूफ करनी है वो आराम से प्रूफ हमारी हो गई है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस 4 थीटा। यही चीज़ आपने प्रूफ करनी थी, आपने आराम से प्रूफ कर ली। इसके बाद इसका अगला पार्ट, हेंस सॉल्व दिस इक्वेशन। अच्छा, अब अगर मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, मेरे जहन में एक बात आ रही है कि देखो ये जो 10 की पावर 4 थीटा -1 है वो यहाँ पे भी है और उसकी एक्सपेंशन ये आई थी और मैंने प्रूफ करा है, तो क्या मैं ये नहीं कर सकता कि इस पूरी चीज़ की जगह ये रख दूँ? तो अब उससे देखो फ़ायदा क्या है, इसका डिनोमिनेटर कॉस की पावर 4 है और ये कॉस स्क्वायर है, मल्टीप्लाई होकर पावर कम हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, फ़ौरन से मैंने कह दिया भाई मैं इसे लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा, जो एक्सपेंशन पिछले पार्ट में हमने यूज़ करी है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा ओवर कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू 7। अच्छा, अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, ये दोनों ये पावर सिर्फ 2 बची। अब ये क्या बन रहा है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 7 कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा दिस बिकम्स व्हाट 9 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा जी, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर 9। कॉस थीटा विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 1 ओवर 3। रूट लूँगा ना मैं, जब भी रूट लेता हूँ तो प्लस माइनस आता है। अब हमें पता है डोमेन जो है डिग्री में है, तो मुझे अपने कैलकुलेटर के मोड को डिग्री करना है, लेकिन मैं सबसे पहले निकालूंगा बेसिक एंगल।
बेसिक एंगल क्या आएगा, कॉस इनवर्स ऑफ 1/3। अब अगर मैंने देखा कॉस इनवर्स ऑफ 1/3, कैलकुलेटर का मोड मैंने रखना है डिग्री में, तो मैं डिग्री में मैं करूँगा पहले से शिफ्ट मेन्यू डिग्री में, शिफ्ट कॉस इनवर्स ऑफ 1/3, ये हमारे पास आ गया 70.53, 70.53। अब पता है सवाल में क्या मसला है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों क्वाड्रेंट है, लेकिन हमें रहना है सिर्फ पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में। पहले क्वाड्रेंट में होता है एज इट इज़ अल्फा और सेकंड में होता है 180 माइनस अल्फा, तो 70.5 और फिर 180 माइनस 70.5, यह आ गया 109.5। तो बेटा आपके पास यहाँ पे सीधी सीधी थीटा की दो वैल्यूज आ गई और आपने इनको एज इट इज़ छोड़ दिया। अब देखते हैं इसके अलावा और कोई पार्ट इसका नहीं है। ये सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 फंक्शंस का है और फंक्शंस तो वैसे ही मेरा फेवरेट टॉपिक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक यू शेप कर्व है जिसका टर्निंग पॉइंट है -3, 12 और इसकी डोमेन क्या दी है 0 से ज़्यादा। एक काम करते हैं, पहले तो हम इज्जत से देखते हैं भाई एफ ऑफ एक्स को। देखो एफ ऑफ एक्स क्या है, x + 3 होल स्क्वायर -12। अगर मैं सिर्फ इसको देखूं तो एक यू शेप कर्व है जिसका टर्निंग पॉइंट है -3, -12। यानी कि अगर मैं इसे बनाता प्रॉपरली तो मेरे पास क्या कहानी बनती, मैं बताता हूँ अभी आप लोगों को। सही है, और मैं यहाँ पे लिखता -3 और -12। लेकिन क्वेश्चन में एक हरकत कर दी, इन्होंने डोमेन ही कहाँ से दी है, >0, यानी कि 0 के बाद का रीजन। अब अगर मैं यहाँ पे 0 पे देखूँ इसकी क्या वैल्यू है, एफ ऑफ 0 क्या आएगा 0 + 3 का स्क्वायर -12 या 9 - 12 का मतलब क्या है -3। अब इसका मतलब ये है कि ये -3 से गुजर रहा है भाई। सही है, -3 से ये भाई हमारे गुजर रहे हैं। तो अगर ये -3 से गुजर रहा है तो हमारी जो रेंज होगी हमारे, यानी कि ये ग्राफ बन रहा है, बस ये हमेशा -3 से ऊपर रहेगा, विच मीन्स के एफ ऑफ एक्स की फॉर द गिवन डोमेन रेंज क्या बन गई है, > -3। इसकी ये रेंज आ गई है। अच्छा, फिर इसके बाद इन्होंने क्या कह दिए, एक्सप्रेशन निकालो इन्वर्स का। देखो एक्चुअल में तो ये यू शेप कर्व था और हम बना रहे हैं टर्निंग पॉइंट से आगे का रीजन, तो रूट के साथ पॉजिटिव साइन आता है। अच्छा, और इन्वर्स हमेशा इस एक्सप्रेशन से निकलता है। चलो आओ इसको भी हम लोग पहले कर लेते हैं। ये क्या बन जाएगा आपके पास, y = x + 3 होल स्क्वायर -12, y + 12 का रूट प्लस माइनस -3 = x। x की जगह आप लिखते हो f इनवर्स ऑफ x, और बेटा आपको टर्निंग पॉइंट से आगे का रीजन बोला है तो ये पॉजिटिव आएगा रूट के साथ, तो x + 12 -3 इनवर्स का पूरा एक्सप्रेशन आ गया। एंड हमें पता है जो फंक्शन की डोमेन होती है वो इनवर्स की रेंज बन जाती है, और जो फंक्शन की रेंज होती है वो इनवर्स की डोमेन बन जाती है। तो इनवर्स की डोमेन क्या आ रही है, > -3, और इनवर्स की ऑल्दो इन्होंने रेंज मांगी नहीं है बट मैं लिख रहा हूँ > 0। दोनों चीज़ें नहीं मांगी हैं बट मैंने लिखी है कि शायद आगे कहीं पे काम आ जाए। अब इन्होंने क्या कहा है, सॉल्व द इक्वेशन g(f(x) = 69। अब बेटा मसला पता है क्या है, gf फंक्शन एग्जिस्ट कब करेगा, gf फंक्शन कब एग्जिस्ट करेगा, जब रेंज ऑफ f लाई करे विद इन द डोमेन ऑफ g। डोमेन ऑफ g क्या, ऑल रियल वैल्यूज, तो लाइन है ना भाई,
डोमेन ऑफ जी ऑल रियल वैल्यूज हैं। अच्छा, रेंज ऑफ एफ क्या है? रेंज ऑफ एफ है -3 से बड़ी। रेंज ऑफ एफ आ गई ग्रेटर देन इक्वल टू -3। चलो अब हम देखते हैं आगे क्या हो रहा है। जी एफ एक्स इज इक्वल टू 69। भाई जी क्या है हमारे पास? 2x - 5। जी एफ एक्स 2x -5। एफ क्या है हमारे पास? x + 3 होल स्क्वायर -12। तो ये आ गया बेटा जी एफ एक्स। अब यार मज़ीद इसको हम सॉल्व करते हैं। जी एफ एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स x + 3 होल स्क्वायर -24 -5। तो बेटा जी एफ एक्स तो है 69, 2x + 3 होल स्क्वायर -29। सही है। अब बेटा ये क्या बन जाएगा? 2x² + 6x + 9 -29 -69 इज इक्वल टू 0। तो अब मेरा बच्चा -29 -69 -98 होता है। 2x² + 12x + 18 -98 इक्वल टू 0। तो बेटा आपके पास आ रहा है 2x² + 12x + 18, तो आ रहा है -80 इक्वल टू 0। x² + 6x -40 इक्वल टू 0। फिर वही वाली बात, x इज इक्वल टू -b + -√, b² - 4ac अपॉन 2a। तो x की वैल्यूज़ वही कैलकुलेटर से मैंने अब निकाल हूँ। पॉलिनोमियल 2 आ रहा है, 12 आया। तो बेटा हमारे पास एक 4 आई है और एक आई है -10। एक 4 आई है और एक आई है -10। लेकिन एक मसला है भाई, हम लोगों ने क्या फॉर्म करा है? हमने जी एफ एक्स फॉर्म करा है। एंड वी नो दिस फॉर अ फैक्ट कि भाई f की जो वैल्यू है वो मोर देन -3 है। तो भाई अगर मैं जी एफ एक्स फॉर्म कर रहा हूँ तो इसकी भी डोमेन क्या होगी भाई? ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 होगी। अब अगर मैंने इसे कह दिया ग्रेटर देन और इक्वल टू -3, तो ये जो वैल्यू है -10 ये इग्नोर हो जाएगी। तो आप लोग x में खाली 4 लिखेंगे, -10 को आपने इग्नोर करना है। ये कॉम्पोजिट फंक्शंस की बेटा कुछ लॉजिक्स है जो कि मैंने लेक्चर में आप लोगों के साथ कई बार क्लियर करने की कोशिश करी है। एंड आई गेस जो बच्चे पहले से पढ़ते आ रहे हैं उन्हें कोई मसला नहीं होगा। इसके बाद इसका और कोई पार्ट है नहीं। तो हमारा ये पूरा सवाल भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखो हो क्या रहा है। आपके पास एक सेक्टर है जिसका रेडियस r है, सेंटर O है। एक ट्राइंगल है जिसका एंगल है 2π/3 रेडियन। अब क्या इन्होंने कहा है? द डायग्राम शोज द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस r। द शेडेड रीजन इज बाउंडेड बाय द कॉर्ड AB एंड द आर्क AB। ओके, द साइज ऑफ AOB इज 2π/3 रेडियन। परफेक्ट। शो दैट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज अप्रॉक्सीमेटली दिस। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन्होंने कहा है अप्रॉक्सीमेटली। ओके, देखो शेड एरिया किसके बराबर होगा? हमें इतना पता है कि भाई ये शेड एरिया बराबर होगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ AB sin C। सही है। तो अब अगर मैं इसको RE की फॉर्म में चाहिए ना भाई आंसर, r² को कॉमन ले लो भाई, θ/2 यानी कि 2π/3 अपॉन 2 माइनस साइन 2π/3 अपॉन 2। चलो अब हम इसको आगे देखते हैं। ये बन रहा है क्या? r²/2, पूरा 2 भी कॉमन ले लो भाई डिनोमिनेटर का। 2π/3 माइनस साइन 2π/3। अच्छा जी बेटा r²/2
साइन 2π/3 क्या होता है? कैलकुलेटर का मोड फौरन से रेडियन में आपने करा, साइन 2π/3। वैसे तो मुझे जहाँ तक याद है ये आएगा √3/2। हाँ, फिर आ रहा है 2π/3 माइनस √3/2। अब ये है 2π/3 माइनस √3/2। 1.2283 डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो आ रहा है 0.61418 रेडियन r²। सही है, लेकिन इन्होंने मांगा कहाँ पे है भाई? 3SF में मांगा है, तो आप लोगों का क्या बन रहा है? शेड एरिया 0.614 r²। ख़त्म हो गई कहानी, यही शो करना था आपने। प्रूव्ड। इसका अगला पार्ट क्या कह रहा है? अगला पार्ट हाँ है, इट इज़ गिवन दैट द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ दिस, यानी कि dr/dt दे दिया आपको। dr/dt is 0.4. Find the rate of increase of the area of the shaded region at the instant when r is equal to 20. आपसे क्या मांगा है? रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया, यानी कि dA/dt मांगा है जब r 20 है। गिव योर आंसर। देखो एरिया मैंने क्या निकाला है? 0.614 r²। देखो बेटा एरिया आ गया इन टर्म्स ऑफ आर। मैं डेफिनेटली dA/dr भी निकाल सकता हूँ, चेन रूल लगाना है ना, क्योंकि मुझे dA/dt चाहिए। तो बेटा dA/dr, if I differentiate area with respect to r, this becomes what? 0.614 into 2, तो आ रहा है 1.228 r। dA/dr आ गया। अब आप क्या देखोगे भाई? dA/dr तब चाहिए जब r 20 है। 1.228 into 20, तो बेटा dA/dr into 20 24.57। ये आ गया भाई dA/dr। नाउ लिसन, dA/dr है, dr/dt है, हमें चाहिए dA/dt। चेन रूल बनाना है, तो dA/dt आएगा dA मल्टीप्लाई साइन dt। कौन सी चीज़ नहीं यूज़ हुई? dr नहीं यूज़ हुआ। यहाँ पे भी dr लिख दिया और यहाँ पे भी dr लिख दिया। बेटा dA/dr हमारे पास ऑलरेडी क्या है? 24.57, और dr/dt क्या है? डायरेक्टली निकला हुआ है 0.4। तो बेटा dA/dt मल्टीप्लाइड बाई 0.4 आ रहा है 9.83। 9.83। अच्छा, इन्होंने मांगा है सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट पे। चलो भाई, आपने क्या लिख दिया? dA/dt 9.8। मैं तो बेटा क्योंकि कैलकुलेटर की भी वैल्यू लाजमी लिखता हूँ। खैर, अब यहाँ तक आ गए। इसका अगला पार्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ लेंथ ऑफ द आर्क ए बी। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ लेंथ ऑफ आर्क चाहिए। बेटा हमें पता है लेंथ ऑफ आर्क ये है, सही है। आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है भाई? आर्क लेंथ का फॉर्मूला है S = r θ। अच्छा, क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा है कि रेडियस बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ रहा है। एंगल पे इन्होंने कोई कमेंट नहीं करा है। इन्होंने अब क्या कह दिया भाई? फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ लेंथ ऑफ आर्क ए बी। अब आप लोग पहले से क्या कह दोगे कि भाई देखो आर्क लेंथ जो है हमारी वो किसके बराबर है? 2π/3r। एंगल तो 2π/3 है ना। अब हमें चाहिए आर्क लेंथ, यानी कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ आर्क लेंथ ds/dt चाहिए। s आ गया हमारे पास। अच्छा, क्वेश्चन में हमें dr/dt अभी भी क्या है? वही सेम होगा 0.4।
एक बात सुने बेटा, जब s है r पे डिपेंडेंट तो हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू r ऑन बोथ द साइड्स, d बाई डी आर 2π/3 r। तो बेटा ds बाई डी आर आपके पास आ गया 2π/3। देखो आपके ds बाई डी आर आ गया, dr बाई डी टी है। तो आपसे मांगा क्या है इन्होंने, ds बाई डी टी मांगा है। तो आप कहोगे देखो ds बाई डी टी चाहिए ना, तो यहाँ पे आपने लिख दिया ds, मल्टीप्लाई का साइन देके यहाँ पे लिख दिया dt। कौन सी चीज़ नहीं यूज़ हुई, dr नहीं यूज़ हुई। यहाँ पे भी dr लिख दिया, यहाँ पे भी dr। ds बाई डी आर आया था 2π/3 और बेटा dr बाई डी टी था 0.4, 2π/3 इंटू 0.4, तो ये आ रहा है 4π/15। इन्होंने मांगा कैसे आंसर, 2 सिग्निफिकेंट में मांगा है। चलो भाई ds बाई डी टी विल बी इक्वल टू डेसिमल 0.84। चलो यहाँ पे आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ आर्क लेंथ भी आ गया। अच्छा ये बेटा सवाल कुछ बच्चों के लिए नया होगा क्योंकि पेपर्स में ऐसे करे नहीं है, लेकिन जो बच्चे बेटा मुझसे पूरे साल पढ़ते रहे, जब मैंने आप लोगों को ये पूरा टॉपिक पढ़ाया था तो आप लोग याद करें कि मेरी डिस्कशन में क्या था, मैंने अलग अलग इक्वेशंस के एग्जांपल्स दे रहा था और मैंने उस वक्त भी कहा था कि यार ये चीज़ इतनी फ्रीक्वेंटली आती नहीं है लेकिन आती है। ऐसी इस पैटर्न के सवाल आते थे बेटा 2002 से पहले, 2002 के बाद थोड़े आने कम हुए, फिर बीच में आया था 2009 में एक सवाल, फिर उसके बाद नहीं आए। अब ये दोबारा से 2025 में आया, वो भी नवंबर के पेपर में। इत्तेफाक से मैं ख़ुद भी पहली बार ही पेपर कर रहा हूँ, तो अच्छा हुआ मैंने भी देख लिया भाई, वापस आ रहे हैं। तो प्लीज़ लेक्चर्स के साथ रेफ़र करें जो मैंने स्टार्टिंग में चेन रूल के दिए थे। यहाँ पे जाके अगला सवाल भी ख़त्म हो गया है। तो अब हम लोग बेटा इसके बाद जिसने भी देखना हो देख ले। अब हम चलेंगे अगले सवाल पे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे, और क्वेश्चन नंबर 8 में हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। ओके भाई, यहाँ पे आपके पास कर्व है, एरिया इनक्लोज्ड है विद द वाई एक्सिस। ठीक है, जरूर देखते हैं क्या है। द डायग्राम शोज द कर्व विद इक्वेशन y इज इक्वल टू 1/2 रूट x एंड द पॉइंट p विद कोऑर्डिनेट्स दिस। ठीक है, द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एंड द लाइन x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 3/2। ठीक है भाई, बता दिया है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेड रीजन। चलो बेटा ये वाले सवाल में तो ऐसा हमने कोई इतनी मेहनत करनी नहीं है, एरिया डायरेक्टली बाउंड हुआ हुआ है कर्व और वाई एक्सिस से। अच्छा, जब भी एरिया बिटवीन कर्व एंड वाई एक्सिस होता है, एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व एंड वाई एक्सिस जब होता है तो बेटा उसका फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रल y2 y1 x डॉट डी वाई। आप फिर इंटीग्रेट ही विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं और लिमिट्स भी y की लेते हैं। अच्छा, एक मसला है यार यहाँ पे मेरे पास, मसला ये है मेरे पास x सब्जेक्ट नहीं बना हुआ, y बना हुआ है। चलो भाई कोई काम नहीं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x इज इक्वल टू 4y²। x इज इक्वल टू 4y² क्यों हो जाएगा भाई, पहले 2 से मल्टीप्लाई, तो रूट x इज इक्वल टू 2y। भाई रूट को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर कर दिया तो 4y²। चलो अब हमारे पास y की लिमिट्स क्या हैं, एक है 3/2 और एक है 0, और ये हो जाएगा 4y² डॉट डी वाई। अब आपने इंटीग्रेट भी विद रिस्पेक्ट टू y करना है, तो जैसे ही मैंने इंटीग्रेट करा 4y³ ओवर 3, लिमिट्स क्या है 3/2, 0। एरिया इज इक्वल टू 4/3, 3/2 की पावर 3 माइनस 4/3, 0 की पावर 3। सही है। अब भाई 3/2 के ऊपर पावर 3, 3 का क्यूब है 27 ओवर 8, जन्नत जन्नत ये 2 और ये हो गया हमारा 9, 9/2 आ जाएगा और ये हमारे पास आएगा बेटा 4.5। शेडेड एरिया 4.5 यूनिट स्क्वायर। अब जब हमारे पास बेटा ये वाली चीज़ आ गई, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ गया,
इसके बाद इन्होंने क्या कह दिया है, द शेडेड रीजन इज रोटेटेड 360 डिग्री अबाउट वाई एक्सिस। रोटेशन भी अबाउट वाई एक्सिस है, एरिया भी बाउंडेड बाय वाई एक्सिस है, तो इसका भी एक अलग फॉर्मूला था जब भी वॉल्यूम ऑफ रोटेशन विद वाई एक्सिस हो। विद वाई एक्सिस 360 पे ही होता है पाई y2 y1 एक्स स्क्वायर डॉट डी वाई। पाई लिमिट्स क्या है, 3/2 0। तो बेटा एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की जगह आपका एक्स है 4y स्क्वायर ना, तो ये हो गया 4y स्क्वायर पे पावर 2 डॉट डी वाई। पाई 3/2 0 16y पावर 4 डॉट डी वाई। अब अगर मैंने बेटा इसे इंटीग्रेट करना है, पाई तो अपनी जगह है, ये हो जाएगा 16y की पावर 5 ओवर 5 3/2 0। पाई 16/5 3/2 के ऊपर पावर 5 माइनस 16/5 3/2 के ऊपर पावर 0। तो भाई ये हमारे पास क्या बन रहा है, पाई 3/2 रेस टू पावर 5 इंटू 16/5, तो ये आ रहा है 243/10 माइनस 0। तो बेटा हमारे पास वॉल्यूम बन गई है 243 π/10। अच्छा, इन्होंने कहीं पे वो नहीं बताया कि किस फॉर्म में लिखना है, आप इसको यहीं पे छोड़ दो, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, या 24.3 पाई लिख दो, पूरे नंबर आएंगे आपके, या पाई को कैलकुलेट करके लिख दो तब भी पूरे नंबर आएंगे। यहाँ पे जाके हमारा ये वाला सवाल भी ख़त्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 8। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, फिर 10 है और फिर 11 है, फिर बस 3 सवाल बचे हमारे पास। तो हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पे आने की करते हैं। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9 में अब हो क्या रहा है। द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हैज फर्स्ट टर्म 2 एंड कॉमन डिफरेंस d। द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स इज डिनोटेड बाय Sn। ठीक है भाई, it is given that S2 minus 1, S4 and S9 are the first 3 terms of second arithmetic progression. Find the value of D. मज़े का सवाल है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नंबर 1, AP1 करता हूँ मैं पहले। भाई इसका फर्स्ट टर्म है 2, सही है, कॉमन डिफरेंस है हमारा D। अब यार S2 माइनस 1 का मतलब क्या होगा? S2 माइनस 1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, यही होता है। S2 का तो ये मतलब हो गया भाई, और S2 माइनस 1 का इन्होंने, तो फर्स्ट टर्म है 2, सेकेंड टर्म क्या होता है बेटा A प्लस D माइनस 1, तो ये बन जाता है 2 माइनस 1 इज 1, और A था 2 प्लस D, तो बेटा S2 माइनस 1 टेक्निकली क्या बन रहा है 3 प्लस D। S2 माइनस 1 आ गया हमारे पास। फिर मैं आपसे अब बात करता हूँ S4 की। भाई मेरे पास S4 क्या होगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू D, 2 बचा, 2 2 4 प्लस 3D। तो बेटा S4 मेरे पास आ रहा है 8 प्लस 6D। S9 देखो क्या आएगा बेटा, मैं अभी AP1 पे ही चल रहा हूँ। ओके, AP1 का S9 होगा 9/2 2a प्लस 9-1 इंटू D। तो बेटा ये आ गया 9/2 4 प्लस 8D। अच्छा जी, S9 अब हमारे पास क्या हो जाएगा
बेटा 9, 4 डिवाइड बाई 2 इज़ 2 प्लस 4d। तो बेटा हमारे पास S9 बन रहा है 2 9 ज़ा 18 प्लस 9 4 ज़ा 36d। S9 भी आ गया। अब ये हो गई हमारी पहली प्रोग्रेशन। इट इज़ गिवन दैट, ठीक है भाई। ये जो तीनों है ना, ये फर्स्ट 3 टर्म्स हैं किसी और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के। यानी कि अगर मैं AP2 लिखूं, जो सेकेंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसके पहले 3 टर्म्स क्या हैं? पहला टर्म है 3 प्लस डी, दूसरा टर्म है 8 प्लस 6d, तीसरा टर्म है 18 प्लस 36d। ओके, अब बेटा हमारे पास जब दूसरी प्रोग्रेशन के इनिशियल 3 टर्म्स हैं तो हम डिफरेंस तो निकाल सकते हैं। डिफरेंस कैसे आता है बेटा? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या तो फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। अच्छा भाई, सेकेंड टर्म क्या है हमारा? 8 प्लस 6d माइनस 3 प्लस d, और थर्ड टर्म क्या है? 18 प्लस 36d माइनस 8 प्लस 6d। अच्छा बेटा, 8 माइनस 3 इज 5, 6d माइनस d इज 5d, 18 माइनस 8 इज 10, 36 माइनस 6 इज 30d। अच्छा, अब हमारे पास क्या बन रहा है भाई? 25d इज इक्वल टू -5। तो बेटा आपके d की वैल्यू आ जाएगी -1/5। इन्होंने इस क्वेश्चन में खाली आपसे d की वैल्यू ही मांगी है। अच्छा, अब जब मेरे पास d की वैल्यू आ गई तो मैं देखो अपना काम तो पूरा करूं। मैं AP1 और AP2 भी लिख लेता हूं इज्जत से। AP1 की अगर मैं बात करूं, AP1 में S2 माइनस 1 क्या हो जाएगा? S2 माइनस 1 था 3 प्लस डी ना, यानी क्या हो गया? 3 माइनस 1/5। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1/5, 14/5। फिर बेटा हमने S4 निकाला था, S4 आया था हमारा क्या? 8 प्लस 6d। तो ये आ जाएगा 8 माइनस 6/5, ये आएगा 34/5। अच्छा, फिर बेटा जो हमने इसका S9 निकाला था वो था 18 प्लस 36d। तो ये आ जाएगा क्या? 18 माइनस 36/5, 54/5। ये आ गया हमारे पास। चलो आगे चलते हैं। Hence find the difference between the values of the 15th term of the two arithmetic progression। अच्छा जी, दोनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की हमें 15th टर्म चाहिए। चलो यार काम करते हैं अब हम लोग। देखो हमारे पास अगर AP1 की मैं अगर बात करूं, पहली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसका फर्स्ट टर्म था A जो कि था 2 और उसका D आया था -1/5। यही आया था भाई इसका D। ओके, फिर इसका अगर मैं 15th टर्म निकालूं, इसका 15 टर्म आएगा A प्लस 14D, 2 प्लस 14 इंटू -1/5 जाएगा 2 माइनस 14/5, -4/5 आ गया। इसका डिफरेंस आया है, टर्म आया है 15 टर्म -4/5। अब मैं बात करता हूँ AP2 की। देखो AP2 के हमारे पास 3 टर्म्स आ गए थे, क्या? 14/5, सेकेंड टर्म क्या था उसका? 34/5, और थर्ड टर्म उसका क्या था? 54/5। यही 3 इसके कंसेक्यूटिव टाइम टर्म्स थे। तो इसका जो डिफरेंस आएगा, इसका भाई A आ गया हमारे पास क्या? 14/5।
लेकिन अगर मैं इसके डिफरेंस की बात करूं, इसका डिफरेंस आएगा 34/5 माइनस 14/5। सही है, 34/5 माइनस 14/5, यह आ गया 4। इस पर्टिकुलर AP2 का कॉमन डिफरेंस है 4। अब अगर मैं इसका 15 टर्म निकालूं, ये आएगा a प्लस 14d। a क्या है 14/5 प्लस 14 इंटू 4 प्लस 14/5, तो ये आ रहा है 294/5। अब पता है क्या हुआ है, दोनों के 15 टर्म आ गए, दोनों के हमारे पास 15 टर्म आ गए। क्वेश्चन की डिमांड ज़रा अब हम लोग देख लेते हैं कि भाई क्वेश्चन की डिमांड क्या है। हेंस फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ द 15th टर्म ऑफ द टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दोनों के दरमियान का हमें डिफरेंस चाहिए। अरे भाई दोनों के दरमियान का अगर डिफरेंस चाहिए तो ये क्या हो जाएगा भाई, 294/5 माइनस माइनस प्लस 4/5, तो बेटा आपके पास आ जाएगा 59.6। दोनों का डिफरेंस चाहिए, डिफरेंस ऑफ T15 ऑफ 2 माइनस डिफरेंस ऑफ T15 ऑफ फर्स्ट, तो बेटा ये क्या आ रहा है 294/5 माइनस 4/5, तो ये हो जाएगा बेटा 294/5 प्लस 4/5, बेटा डिफरेंस 298/5 विच इज 59.6। ये सिंपल सा इसका वो था, लेकिन क्वेश्चन में बेटा थोड़ा सा सोचना तो आउट ऑफ द बॉक्स था, तो सिचुएशन के हिसाब से आपने डेटा को एनालाइज करके बनाना होगा। एंड आई गेस इसमें इतने बच्चों को इशू नहीं होगा, अगर हुआ भी होगा तो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पे जाके हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी एंड हो गया है। अब हम मूव करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा हम लोग देखते हैं कि भाई यहाँ पे क्या है, एक सर्कल की इक्वेशन है और एक लाइन की इक्वेशन है। अब आप लोग क्या करेंगे, आपने पहले बेटा लाइन की इक्वेशन में y को सब्जेक्ट बनाया, y विल बी इक्वल टू व्हाट 8 माइनस 2x, y सब्जेक्ट बन गया। अच्छा मेरी आदत है y को सब्जेक्ट बनाने की, जबकि यहाँ पे अगर मैं x को बनाऊँ तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि बेटा हम लोग अक्सर रूट्स पे बात कर रहे होते हैं और रूट्स हमेशा x के होते हैं, y के नहीं होते हैं। तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि भाई इस वाले साल में तो बेशक कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो क्वाड्रेटिक्स वाले क्वेश्चन आते हैं उनमें भी यही कर रहे होते हैं। इसीलिए मैं हमेशा y को ही सब्जेक्ट बना के दिखाता हूँ, ताकि बच्चे को कभी ये कन्फ्यूजन ना आए कि कब क्या करना है। हमेशा y को ही सब्जेक्ट बनाओ। तो ये हो गया x² प्लस y² की जगह 8 माइनस 2x होल स्क्वायर प्लस 4 8 माइनस 2x माइनस 21 इक्वल टू 0, x² प्लस 64 माइनस 2 2 ज़ा 4 4 8 ज़ा 32 प्लस 4x² प्लस 4 8 ज़ा 32 माइनस 8x माइनस 21 इक्वल टू 0। So this becomes 5x² minus 40x plus 64 plus 32 minus 21 75 equal to 0. Beta x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac अपॉन 2a 2 इंटू 5। अच्छा अब मैंने जैसे इसके क्वाड्रेटिक को सॉल्व करा तो ये आ रही है क्या 5 माइनस 40 75, तो एक वैल्यू आई 5, देखो होल नंबर में आ रही है। अगर ये डेसिमल में आ रही होती ना बेटा तो मैं हमेशा रीचेक करता कि कहीं पे कोई गलती तो नहीं करी है, क्योंकि देखो बेटा जब भी आप लोग बात कर रहे होगे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स की या एक्स और वाई बेसिकली कोऑर्डिनेट्स है ना, तो अगर इररेशनल आ रहे हो तो थोड़ा सा मसला है। तो एक बार कैलकुलेशन को वेरीफाई कर लेना जब भी ऐसी कोई चीज़ हो। अब इन्होंने क्या बोला है भाई, एक्स के दो कोऑर्डिनेट आ गए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
सही है, एक्स कोऑर्डिनेट्स आ गए दो। अब मैं बेटा इस पे करस्पॉन्डिंग वाई कोऑर्डिनेट भी निकाल सकता हूँ। y इज इक्वल टू 8 माइनस 2 इंटू 5, तो आ गया -2। y इज इक्वल टू 8 माइनस 2 इंटू 3, तो ये आ गया 2। तो हमारा एक पॉइंट आ रहा है 5 कॉमा -2 और एक पॉइंट आ रहा है मेरा 3 कॉमा 2। ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। अच्छा चलो एक बात बोलूँ मैं, यहाँ पे अभी तक मेरे पास सर्कल का सेंटर नहीं है, ये एक मेरी तकलीफ़ है। मेरे पास सर्कल की इक्वेशन अपनी ऑल्टरनेट फॉर्म में गिवन है। मैं एक काम करता हूँ, आगे जाके क्वेश्चन में दोबारा से, अब सर्कल है सेंटर सी, अब हमें सी पता ही नहीं है, मैं इक्वेशन लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2a एक्स होता है -2b वाई होता है प्लस सी होता है -21 इक्वल टू 0। अब देखो जो मेरी इक्वेशन है यहाँ पे x है ही नहीं, तो x कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारा 0। यहाँ पे क्या लिखा है बेटा +4y, +4y कैसा होगा -2 से मल्टीप्लाई होके। तो अब अगर कोई मुझसे पूछता है कि भाई सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बताओ, तो मैं सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या बोलूँगा 0 कॉमा -2। फिर बच्चे कहते हैं सर रेडियस, अरे भाई रेडियस का भी फॉर्मूला था क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी। भाई ये a क्या है आपके पास 0, b क्या है आपके पास -2 का स्क्वायर माइनस सी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आ रहा है अब आपके पास 4 + 21 विच इज़ √25। और भाई सर्कल का रेडियस आ गया 5, मांगा नहीं है बस मैंने निकाल लिया। द सर्कल हैज सेंटर C एंड 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर डिनोटेड बाय A एंड B। अच्छा ये जो 2 पॉइंट्स आए हैं लाइन के, लाइन की इक्वेशन क्या थी 8 - 2x। ये जो 2 पॉइंट्स है A और B, इनके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 5 - 2 एंड B के कोऑर्डिनेट्स आ गए 3 2। अब एक काम करते हैं, देखो हमने सारा डेटा एक जगह पे लिख लिया है। मुझे एक चीज़ समझ आ रही है कि भाई सर्कल का तो सेंटर ये रहा, और जो भी लाइन है 8 - 2x ये जाके सर्कल से इन 2 पॉइंट्स पे मीट कर रही है, सही है ओके। अब इसको हमें थोड़ा सा, और इस सर्कल का रेडियस क्या है 5 है, सर्कल का रेडियस 5 है। देखो एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगा कि जब भी सर्कल का ऐसा सवाल आए ना, तो बेटा आप इसका एक स्केच लाजमी बनाओ और स्केच को कोशिश करो कि हकीकत से करीब करीब हो। भाई मेरा ये जो सर्कल है इसका मुझे सेंटर पता है क्या है 0 कॉमा -2। अब एक बात सुनो, ये जो लाइन है 8 - 2x की, इसका ग्रेडियंट नेगेटिव है और इसका y इंटरसेप्ट 8 है, 8 कहीं ऊपर होगा। अब अगर यार सर्कल का x कोऑर्डिनेट 0 है तो सेंटर का, तो इसका जो मैक्सिमम y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा 3 होगा, क्योंकि रेडियस इसका क्या है गाइस 5 है, सही है, बल्कि नहीं सॉरी रेडियस 5 है, तो 0 से अब ये ऊपर -2 से ऊपर जा रहा है ना, तो ये मैक्सिमम पॉइंट 3 होगा और इसका जो मिनिमम पॉइंट होगा वो क्या होगा -7 होगा। अच्छा यहाँ पे आगे इसका जो मैक्सिमम पॉइंट होगा वो होगा 5 और मिनिमम पॉइंट क्या होगा हमारा -5, कुछ इस तरह से होगा हमारा सर्कल। अब 8 - 2x वाली लाइन, भाई 8 डेफिनेटली ऊपर होगा और उस वक्त x की वैल्यू जब 0 होगी 8 यहाँ कहीं होगा, तो ये लाइन 8 - 2x की है, कुछ ऐसे बन रही होगी। तो आप लोग खुद देख लें कि ये जाके कहाँ पे मीट कर रहा है, 5 और -2 ये रहा एक पॉइंट, सही है, और दूसरा पॉइंट है 3 2 यहाँ कहीं होगा। तो हम लोग कह देंगे यार हमारी जो लाइन है ना 5 - 2 है ना बेटा पॉइंट ए, तो ये हमारी लाइन कुछ इस तरह की है और यहाँ पे पॉइंट होगा बी विच इज़ 3 2। अच्छा अब सवाल में इन्होंने मांगा क्या है, हाँ फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अच्छा इस सवाल में तो इतनी लॉजिक है भी नहीं,
सारे पॉइंट्स गिवन है, ये तो डायरेक्टली हो सकता है। मैंने लेकिन ये आपको बेटा इतना कॉन्सेप्ट इसलिए दिया है क्योंकि अक्सर सवालात जो है ना इक्वेशन ऑफ सर्कल के, वो बड़े कॉन्सेप्चुअल आते हैं। ये तो यार चलो सिंपल सा सवाल है, इसमें तो कोई इतनी मेहनत है नहीं। यहाँ पे तो 3 पॉइंट्स आ गए, वो हीरोज़ फार्मूला लगा दो, सही है। और अगर कोई बच्चा कहता है कि सर यहाँ पे हमें ये भी डिसाइड करना है कि ये डायमीटर है कि नहीं, अरे भाई सेंटर आप पहले निकाल चुके हो, इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लो। अगर सेंटर के बराबर नहीं आ रहा, दिस मीन्स कि ए बी डायमीटर नहीं था, कॉर्ड ही है, सही है। अब मुझे अगर चाहिए ए बी सी का ट्राइंगल का एरिया, तो हम लोगों के पास वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, A5 है, A5 है, मैं इस पे जा ही नहीं रहा, मैं सीधा सीधा काम कर रहा हूँ। हीरोज़ फार्मूला, एरिया इज इक्वल टू हाफ x1 x2 y1 y2, oh sorry, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x1 y1, हीरोज़ फार्मूला आपने सीधा सीधा लगा दिया। 1/2 x1 y1 0 -2 5 -2 3 2 0 -2, वही डायगनली आप मूव करते हैं तो बेटा एरिया हाफ, 5 2 10 -6 माइनस, अब आप वर्टिकली डायगनली आप जाओगे तो ये आ जाएगा -10 और -6, बस ख़त्म। तो बेटा इसका एरिया आएगा 1/2, 10 - 6 is 4 -16, 1/2 इंटू 20, तो बेटा एरिया आपका आ गया 10 यूनिट स्क्वायर। सिंपल था ये सवाल, इस सवाल में कोई ज़्यादा लॉजिक थी नहीं, लेकिन बेटा मुझे आदत है इक्वेशन ऑफ सर्कल के मुश्किल सवालात की, इसलिए मैं स्केच हमेशा बना रहा होता हूँ, सही है। अच्छा, इसके अलावा बेटा आप लोगों को कुछ चीज़ें ये भी देखनी होंगी कि अभी 2025 के मैंने अभी इत्तेफाक से जितने भी चारों पेपर करे हैं, सर्कल का कोई मुश्किल सवाल नहीं आया। तो हम आगे चलते हैं, इसके बाद हमारा जो अगला सवाल है वो आखिरी सवाल है। तो बस आई होप यहाँ तक किसी को इशू नहीं होगा। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास क्या दिया, कर्व पासिस थ्रू द पॉइंट, कर्व का एक पॉइंट दे दिया 4 3 इस साइड दैट। अच्छा, कर्व के फर्स्ट डेरिवेटिव दे दिया, कर्व का फर्स्ट डेरिवेटिव दे दिया है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट पी। देखो बात पता है कि कर्व के डेरिवेटिव यानी कि ग्रेडियंट का एक्सप्रेशन दे दिया है। अब इन्होंने कह दिया नॉर्मल टू द कर्व एट पी। अब भाई अगर कर्व हमारा जैसा भी है, सही है, कर्व के अलग अलग पॉइंट पे क्या ग्रेडियंट होगा वो इस एक्सप्रेशन से आएगा। अब पॉइंट दे दिया P 4 3, मैं कह रहा हूँ 4 3 यहाँ पे है। अगर मैंने यहाँ पे 4 डाला तो मेरे पास ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट आएगा। मुझे चाहिए नॉर्मल, तो भाई नॉर्मल के लिए पॉइंट है और इसके ग्रेडियंट को नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दूंगा तो नॉर्मल का ग्रेडियंट आ जाएगा। तो चलो ज़्यादा बात करे बगैर क्वेश्चन पे जंप करते हैं। तो भाई dy/dx इज इक्वल टू 8/4² माइनस 10/2 × 4 - 3 का स्क्वायर। बेटा ये हो जाएगा 8/16 माइनस 10, 2 4 8, 8 - 3 इज़ 5, 5 का स्क्वायर इज़ 25, सही है। बेटा 8/4 1/2 माइनस 2/5। तो बेटा आपके पास जो ग्रेडियंट आया है टेंजेंट का वो आया है 1/2 माइनस 2/5। तो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट आ गया आपके पास बेटा 1/10। आपने कह दिया ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट है 1/10। हमें इतना पता है ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट मल्टीप्लाइड बाय ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1, सही है। तो बेटा आपके पास ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल क्या आ गया है, -10 आया है। जब आपके पास बेटा ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल आ गया तो आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए। भाई पॉइंट तो गिवन है 4 3, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल
y माइनस y1 3 है, m x माइनस x1। तो बेटा y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 10x प्लस 40। तो y प्लस 10x इज इक्वल टू 43। क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन में इन्होंने y की फॉर्म में मांगा है, तो बेटा अगर मैं y की फॉर्म में लिखूंगा तो y इज इक्वल टू माइनस 10x प्लस 43। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। 3 नंबर आ गए। फिर उसके बाद इन्होंने क्या कहा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एन x इज इक्वल टू 4। अब बेटा आपको चाहिए रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेडियंट। अब यार अगर मुझे ग्रेडियंट का भी रेट ऑफ चेंज चाहिए और उस वक्त x क्या है 4 है, तो मैं पहले एक काम क्या करूँगा बेटा, मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा और बेटा मैं उसकी जगह 4 डाल दूँगा। इसको अगर मैंने डिफ्रेंशिएट करा बेटा, मैं पहले तो इसको इज्जत से लिख लेता हूँ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 8 x की पावर माइनस 2 माइनस 10 2x माइनस 3 रेज़ टू पावर माइनस 2। चलो भाई, अब मुझे इसका भी रेट चाहिए ना बेटा, फाइंड द रेट ऑफ चेंज। तो मैं पहला काम क्या करूँगा, रेट ऑफ चेंज इसका चाहिए, तो मैं इसको पहले करूँगा डिफ्रेंशिएट। दोबारा से इसका मैं क्या ले लूँगा, डी बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ रहा है, 8x माइनस 2 माइनस 10 2x माइनस 3 रेज़ टू पावर माइनस 2। तो बेटा ये आ रहा है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 16 x की पावर 3 माइनस माइनस प्लस 20 ओवर 2x माइनस 3 रेज़ टू पावर 3, लेकिन मज़ीद मल्टीप्लाई होगा 2 से, ठीक है। तो बेटा ये बन जाएगा माइनस 16 ओवर एक्स क्यूब प्लस 40 ओवर 2x माइनस 3 के ऊपर पावर 3। अब इन्होंने क्या मांगा है, कब निकालो, जब x 4 हो। तो बेटा अगर मुझे इसका x की वैल्यू यहाँ पे 4 चाहिए, माइनस 16 ओवर 4 का क्यूब प्लस 40 ओवर 2 इंटू 4 माइनस 3 होल क्यूब माइनस 16 ओवर 4 का क्यूब माइनस 1 बाई 4, फिर 2 4 ज़ा 8 माइनस 3 इज़ 5 का क्यूब 40 डिवाइड बाय 40 अपॉन 5 क्यूब 8 बाय 25। अब बेटा हमारे पास ये वैल्यू क्या आ रही है, 8 बाई 25 माइनस 1 बाई 4। हमारे पास बेटा ये आंसर आ जाएगा 7 ओवर 100। अच्छा, एक बच्चों के जहन में बात आती है कि यार सर ये जो है रेट ऑफ चेंज की बात कहाँ से आ गई है, रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेडियंट ऑफ द कर्व। देखो बेटा डबल डेरिवेटिव जो होता है वो होता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जो कि आपने आज तक यूज़ किस काम के लिए करा है, मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट की नेचर बताने के लिए। लेकिन यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेडियंट की जब बात हुई है, यानी कि किस रेट्स यानी कि कितने टाइम के हिसाब से चेंज होगा, तो आपने इसको भी यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करके ही वैल्यू डालनी होगी, सेम बात आती है। सही है, ये मैंने बेटा आप लोग अपने लेक्चर में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो मैंने कॉर्ड वाली लॉजिक दे रहा था वहाँ पे ये चीज़ पढ़ाई थी। आगे चलें, गिवन दैट द कर्व ऑल्सो पासिस थ्रू दिस। अच्छा, कर्व इस पॉइंट से गुजर रहा है, वैल्यू ऑफ क्यू निकालो। अब बेटा एक मसला है, मेरे पास कर्व की तो इक्वेशन है ही नहीं, कर्व की इक्वेशन नहीं है मेरे पास, लेकिन डी वाई बाई डी एक्स का एक्सप्रेशन है। देखो अगर डी वाई बाई डी एक्स का एक्सप्रेशन है तो मुझे पता है मैं इसे इंटीग्रेट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू वाई, और वाई आ जाता है वो क्या हो जाए, विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई आ जाएगा 8 एक्स की पावर माइनस 2 माइनस 10 2x माइनस 3 रेज़ टू पावर माइनस 2। बेटा आपको कर्व की इक्वेशन चाहिए ना, तो आप पहले क्या करोगे, इंटीग्रल लोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ द साइड्स। डी एक्स कट गया, डी और ये कट गया, बचा क्या y।
अब बेटा इंटीग्रेशन में तो पावर में +1 होता है, 8x की पावर -1 अपॉन -1 -10 2x -3 रेज़ टू पावर -1 अपॉन -1 अपॉन 2 प्लस c। तो मेरा बच्चा y बन गया -8/x प्लस 5/2x -3 प्लस c। ये आ गया। अब बेटा एक बात सुने, आपके पास एक पॉइंट गिवन है, कौन सा? 4 3 कर्वी का पॉइंट है ना, 4,3 कर्व का पॉइंट है, जिससे मैं c निकाल लूँगा। मैंने y की जगह रखा 3, x की जगह रखा 4 प्लस 5/2 इंटू 4 -3 प्लस c। तो यार 3 -2 प्लस 2 4 ज़ा 8 8 -3 5 5/5 1 प्लस c। तो बेटा आपके पास जो c आ जाएगा -2 + 1 -1 तो जाके 4। तो बेटा c की वैल्यू आपके पास आ गई है सीधी सीधी 4। नाउ इक्वेशन ऑफ कर्व क्या बन गया आपके पास? y = -8/x प्लस 5/2x -3 प्लस 4। कर्व की इक्वेशन आ गई पूरी कंप्लीट। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है? गिवन दैट द कर्व ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट -1, q, फाइंड द वैल्यू ऑफ q। यानी कि x कोऑर्डिनेट -1 है तो y क्या है? q। अरे भाई y की जगह आपने q डाल दिया और x की जगह y की जगह q डाल दिया, x की जगह -1 डाल दिया। तो q क्या आ जाएगा बेटा? 8 -1 प्लस 4, सही है। 8 -1 7 7 प्लस 4 इज 11। तो बेटा आपके पास q की वैल्यू आ गई 11, सही है बेटा। अब जब ये आपके पास q की भी वैल्यू आ गई तो आपका यहाँ पे आंसर ख़त्म। और ये पार्ट 5 भी, पार्ट सी, अच्छा इसमें है ही इतने पार्ट्स। यहाँ पे जाके बेटा आप लोगों का ये वाला पूरा पेपर ख़त्म। एंड आई एम श्योर कि कोई गलती होगी नहीं, सही है। उम्मीद है डायरेक्ट अपलोड करूँगा मैं, तो बाद में फिर हम देख लेंगे क्या होगा क्या नहीं। टिल देन बेटा अल्लाह हाफिज़।